Morning everyone. Welcome back again on the topic discussion about the what deduction from gross total income. Okay, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो टॉपिक क्या नाम किया? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर द डायरेक्ट टैक्सेशन. ओके, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम क्या डिडक्शन है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंडर में क्या है? डिडक्शंस अलाउड है हमें, राइट? अब वो डिडक्शंस क्या क्या है, राइट? हम लोगों ने डिटेल्स में देखा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD, राइट? जहां पे क्या था? पेंशनर के लिए था. अभी यहाँ पे हम लोगों ने 80C में डिडक्शन देखा, जहां पे 80C में क्या था? मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड हुआ है हमें. ओके, जहां पे हमने क्या देखा? मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड हुआ है ₹1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन है. और द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड अंडर सेक्शन व्हाट? ओके, 80C. तो 80C में हम लोगों ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना डिडक्शन एज पर 80C अलाउड है, या फिर 80C, 80CCC, 80CCD. ओके, इन तीनों को मिला के टोटल कितना डिडक्शन हो रहा है, राइट? तो पूरा डिडक्शन और ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो डिडक्शन अलाउड है. ओके, अंडर सेक्शन 80D हमने किसके बारे में देखा? मेडिकल इंश्योरेंस का, जहां पे हम लोग इंडिविजुअल अपने लिए या अपने चाइल्ड या स्पाउस या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए क्या ले रहे हो? मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जिसके अंदर मैक्सिमम 25,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो कितना? ओके, 50,000 तक मैक्सिमम क्या कर सकते हो? इसमें मेडिक्लेम में इंश्योरेंस क्लेम ले सकते, मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं. 80D ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया गया. ये दोनों दो अलग अलग ओके क्या है? डिडक्शन है. अब हम बात करते हैं 80D के बारे में. ओके, हम किसके बारे में बात करते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के बारे में. 80D में क्या है कि 80D में जहां पर ओके ये इंडिविजुअल हिमसेल्फ, इंडिविजुअल खुद क्या है? असेसी है. ओके, इंडिविजुअल खुद एक असेसी है जो क्या है? हैंडीकैप है. इंडिविजुअल क्या है? असेसी. इंडिविजुअल जो असेसी है हमारा वो क्या है? हैंडीकैप्ड है, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है, HUF को. समझ में आ गया? यहाँ पे इंडिविजुअल खुद हैंडीकैप्ड होना चाहिए. अगर इंडिविजुअल खुद हैंडीकैप्ड, जैसे मान लो मैं एसएससी हूं, मेरा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया जा रहा है, तो मैं क्या हूं? हैंडीकैप्ड हूं. मैं क्या हूं? हैंडीकैप्ड हूं. ओके, अगर मैं हैंडीकैप्ड हूं तो मैं अपने मेडिकल इंश्योरेंस पे कुछ खर्चा, सॉरी अपने हेल्थ पे कुछ मेडिकल कर रहा हूं कि नहीं, खर्चा कर रहा हूं, उससे कुछ लेना देना नहीं. अगर मैं हैंडीकैप्ड हूं अप टू 40%, तो मुझे कितना? 75,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D में. तो अंडर सेक्शन 80D क्या बोलता है? अगर आप खुद हैंडीकैप्ड है तो आपको क्या होगा? अंडर सेक्शन 80D में कितना? अगर आप 40% से एबोव है और अप टू 79% तक है तो आपको कितना? 75. लेकिन अगर आप सीवियर हो, सीवियर हैंडीकैप, तो मतलब कितना? 80% या एबोव, तो आपको 1,25,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा. 80D सिंपल है. 80D में क्या बताया गया? अगर असेसी हैंडीकैप है, असेसी क्या है? हैंडीकैप है, तो असेसी को क्या होगा? 40% डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन ओके 80D में. वो मेडिकल पे खर्चा कर रहे हैं कि नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं. एज ए हैंडीकैप ओके, उनके 40% बॉडी के शरीर काम नहीं करते, या 40% से एबोव अप टू 79 है, तो नॉर्मल हैंडीकैप के रेंज में उनको माना जाता है कि ये उतने भी हैंडीकैप नहीं है कि कुछ भी ना कर सके. तो इनके पास अगर 40-45 के आसपास है तो मान लो 50% बॉडी इनकी क्या एक्यूरेट है, राइट? तो ये क्या है कि डिपेंडेंट तो है, या फिर इनके पास थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम तो रहेगी हैंडीकैप जो है. लेकिन क्या हो गया? सरकार ने फिर भी इनको क्या बोला कि आपको मैं 75,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्हाट मेडिकल एक्सपेंसेस में आपको 75,000 रुपीज एज अ डिडक्शन अलाउड करता हूं अंडर सेक्शन 80D में. लेकिन अगर आप सीवियर हैंडीकैप तो मोर देन 79%, मतलब 80% या उससे ज्यादा, कि कुछ लोगों को आपने देखा व्हील चेयर पे बैठे रहते, शरीर के अंग काम नहीं करते, शरीर पूरी तरह मुड़ा हुआ रहता है, उनको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत रहती है. ओके, पूरी तरह अगर ऐसे लोग इनकम कमा रहे तो सरकार ने इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम 1,25,000 का उनको ओके डिडक्शन दिया हुआ. ये है 80D. ओके, और एक है 80DD. क्या है? 80
डबल डी। अब 80 डबल डी में क्या रखा गया, यहां पे क्या होगा, जो असेसी है इसके पास क्या है, कोई ओके डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है, डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव, इसका कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव है। आपको एसएससी उसके पास क्या रहेगा, डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड रिलेटिव है उसके पास 80 डबल डी में। मतलब एसएससी खुद हैंडीकैप नहीं, अगर खुद हैंडीकैप तो 80 डी में इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, क्या मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चा करता है कि नहीं। बहुत सारे हैंडीकैप जो बचपन से हो गए बाय बॉर्न, उनको आगे चल के अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करना पड़ता क्योंकि शरीर में हो चुका है, तो उसके लिए कोई मेडिकल नहीं है, तो कुछ खर्चा करे चाहे ना करे, उनको जो 40% एबव है उनको 75,000 का डिडक्शन है, और जो 80% या 80% एबव उसको 1,25,000 का डायरेक्ट डिडक्शन दिया गया। अब 80 डबल डी में क्या है, जो एसएससी है वो अच्छा है, लेकिन उसका कोई रिलेटिव उसके ऊपर डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड उसके पास है, और जिसके ऊपर एसएससी क्या करता है, कुछ ना कुछ खर्चा करता है। आप कितना खर्चा करते हो उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर मेरा कोई भाई कोई बहन ओके, मेरे पास कोई डिपेंडेंट है, मेरे स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है और उसके ऊपर मैं कुछ भी खर्चा करता हूँ मेडिकल पे, तो मुझे कितना ओके सेम डिडक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है मुझे। अगर 80% तक है नॉर्मल ओके हैंडीकैप डिडक्शन ओके, यहाँ पे क्या है, जनरल डिडक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अमाउंट 40% के आसपास है या 40% है वो, या फिर कुछ बोला ही नहीं गया, सिर्फ बोल दिया गया हैंडीकैप पे, तो कितना 75,000 रुपीज का डिडक्शन है। अगर 80% या अबव सीवियर हैंडीकैप है तो कितना 1,25,000 से 80 डी में 80 डी में क्या था, 80 डी में क्या था कि जो मेरा जो रिलेटिव है ओके, वो क्या है 80 यू, सॉरी 80 डी मैंने लिखा, सॉरी 80 डी तो मेडिक्लेम था, जो कि 80 यू के अंदर क्या है, अगर एसएससी खुद हैंडीकैप है तो 80 यू ओके, मतलब आप खुद हैंडीकैप हो तो आपको ओके कितना 40% डिडक्शन, या फिर अगर आप सीवियर हैंडीकैप हो तो आपको 80% एबो हो तो 1,25,000 तक का डिडक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपके ग्रॉस टोटल इनकम से 80 यू में। 80 डबल डी में एसएससी के पास उसका कोई रिलेटिव हैंडीकैप है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और जिसके मेडिकल पे कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। आप 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं कि 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं कि 1,000 कर रहे हैं कि 1 लाख कर रहे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। कोई हैंडीकैप है नॉर्मल रेंज में तो उसको 75,000 तक का क्या है डिडक्शन अलाउड है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेडिकल ओके। अगर सीवियर हैंडीकैप आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो कितना 1,25,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। सिंपल है, आइए हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। ओके 80D में क्या लिखा हुआ है ओके, जहां पर क्या है ओके डिडक्शन अवेलेबल फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन रेसिडेंट इंडिविजुअल ओके, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जो परमानेंट हैंडीकैप है ओके, अमाउंट ऑफ डिडक्शन ओके जनरल फिक्स्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 अलाउड। स्पेशल केस क्या है, इफ द पर्सन इज सीवियर डिसेबिलिटी द डिडक्शन इज 1,25,000 ओके। और उसके लिए एसएससी क्या डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि जो एसएससी आप जो हो आप कैसे हैंडीकैप्ड हो, नॉर्मल हैंडीकैप्ड हो कि जनरली आप कुछ ना कुछ हैंडीकैप प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आपको 75,000 तक का डिडक्शन है। लेकिन अगर आप सीवियर हैंडीकैप्ड हो, आपके सर्टिफिकेशन डॉक्टर मेंशन करते हैं, स्पेसिफाइड डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेशन लेना है तो आपको 1,25,000 तक मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो ओके द पर्सन okay with 80% or more of one or more disability referred as the person with a disability okay as a what okay severe handicap। समझ में आ गया? उसके बाद है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिसेबिलिटी 80 डबल डी 80 ये तो देख लिया जहां पे हैंडीकैप क्या है खुद एसएससी है। लेकिन अब 80 डबल डी में क्या है, 80 यू में हैंडीकैप खुद एसएससी है राइट ओके। अब 80 डबल डी में क्या है कि आपके पास कोई डिपेंडेंट ओके हैंडीकैप है ओके, इंडिविजुअल हब और रेसिडेंट इन इंडिया कोई भी हो सकता है। अब इसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी
amount deposited in an approved scheme of LIC, UTI or other approved insurer which provide the payment for recurring or lump sum amount for the benefit of the dependent after the demise of the SSC. मतलब SSC मुझे कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है उसके लिए मैं LIC भर रहा, UTI भर रहा, ULIP भर रहा, तो भी एज अ व्हाट डिडक्शन के रूप में अलाउड है. ओके, अब अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कितना बोला गया? जनरल फिक्स्ड डिडक्शन ₹75,000 इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अमाउंट पेड. हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना अमाउंट पे किया, उस डिपेंडेंट हैंडीकैप के लिए उससे कुछ लेना देना नहीं. आपको 75,000 नॉर्मली जनरली अलाउड है एज अ डिडक्शन. फर्स्ट आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपके पास है डिपेंडेंट हैंडीकैप और उसके लिए आपने कुछ न कुछ खर्चा किया, समझ में प्रूव करना पड़ेगा. उसके बाद अगर कोई स्पेशल केस है जहां पे सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर हैंडीकैप्ड है, स्पेशल इफ द डिपेंडेंट इज द पर्सन विद द सीवियर डिसेबिलिटी, डिडक्शन इज ₹1,25,000. Severe disability has the same meaning in the section 80U. जो सीवियर 80% एंड अबव बोला गया. अब यहाँ पे हैंडीकैप के लिए 40% तो कुछ बोला नहीं गया, तो आप नॉर्मली कोई भी हैंडीकैप तो ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली 5-10% से कुछ इफेक्ट नहीं गिरता. हाँ, लेकिन इफेक्ट जो होता है वो 40-50% से अबव रहता है, तो क्लियरली मेंशन रहेगा. इफ द एसएससी इज इंडिविजुअल और हर, डिपेंडेंट मीन्स स्पाउस, children, parent, brothers, sister of the individual or any of them, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ रहेगी. अगर HUF है तो कोई भी मेंबर. कंडीशन who's mainly dependent upon the SSC for the support and maintenance and has not claimed deduction under section 80U. जैसे मेरे ऊपर, जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, ओके, मैं मान लो हैंडीकैप हूँ, मैं अपने वाइफ पे डिपेंडेंट हूँ, बराबर ना. लेकिन इसके अलावा मैं भी कुछ इनकम अर्न करता हूँ. जब मुझे टैक्स पे करना तो मैंने 80U में क्या ले लिया, डिडक्शन ले लिया. अब मेरी वाइफ मुझ पे मेडिकल खर्चा करती, तो मेरी वाइफ मेरे नाम पे 80DD में डिडक्शन नहीं ले सकती. क्यों? क्योंकि मैंने खुद 80U में लिया हुआ है. अगर कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप पे अगर उसने खुद 80U में क्लेम किया हुआ तो 80DD में जिस एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है वो क्लेम नहीं कर सकता, मतलब मेरी वाइफ क्लेम नहीं कर सकती. अगर मैं 80U में क्लेम नहीं किया तो मेरी वाइफ 80DD में क्लेम कर सकती है, क्योंकि दोनों के डिडक्शन सेम है. क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, गुड. उसके बाद है सेक्शन 80DD, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80DD. सेक्शन 80DD क्या बोलता है? ओके, ये क्या है? और ये है मेडिकल इंश्योरेंस. ओके, मेडिकल एक्सपेंसेस. ये क्या है? मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सम स्पेसिफाइड डिसीज. मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सम स्पेसिफाइड डिसीज. सम स्पेसिफाइड डिसीज. ओके, अब सब स्पेसिफाइड डिसीज क्या है? मतलब कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, हैवी एक्सपेंडिचर हो जाता है. जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ओके, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सब के ट्रीटमेंट पे क्या होता है? बड़ा पैसा खर्चा होता है. अगर हमें पैसा ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेंडिचर क्या है? अंडर सेक्शन 80DD के अंडर में तो क्या है? डिडक्शन अलाउड है अप टू ₹40,000, अप टू ₹40,000 तक का डिडक्शन है. लेकिन ₹1,00,000 का डिडक्शन है अगर हम सीनियर सिटीजन, अगर हम सीनियर सिटीजन पे खर्चा कर रहे हैं तो कितना डिडक्शन अलाउड है? अगर हम सीनियर सिटीजन पे खर्चा कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम ₹1,00,000 तक का डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80DD के अंदर. क्लियर हो गया? ओके, अब इसमें क्या है? इंडिविजुअल और हब और रेसिडेंट इन इंडिया कोई भी एक्सपेंसेस के लिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD में क्लेम कर सकता है. ओके, एज अ डिडक्शन अलाउ करो हमें ग्रॉस टोटल इनकम से. अब इसके अंदर क्या है? नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या? एक्सपेंडिचर इनकट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज. जो डिसीज क्या किया गया? स्पेसिफाई किया गया. स्पेसिफाइड डिसीज क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, कैंसर है, एड्स है, एक्वायर इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम,
ओके, क्रॉनिक रेनल फेलियर है, ओके, हेमोफीलिया है, थैलासीमिया है। ओके, थैलासीमिया के बारे में आप जानते रहेंगे। थैलासीमिया में क्या होता है, बार बार खून बहुत ज्यादा यूजेज में आता है, बार बार उसे ब्लड चेंज करना पड़ता है थैलासीमिया के पर्सन को। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन ये रेयर ऑफ रेयर है, ये सभी के लिए बीमारी नहीं है, बहुत रेयर ऑफ रेयर लोगों में, अब जल्दी फैलता नहीं है। समझ में आ गया, मेडिकल इश्यूड है। ओके, अब ये कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल या हम? इंडिविजुअल में कौन है मेडिकल क्लेम कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, मेरा कोई फैमिली मेंबर है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर और इंडिविजुअल एनी ऑफ देम, मैं किसी के लिए भी क्या कर सकता हूँ, इसमें क्लेम कर सकता, लेकिन मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन का, कि मैंने क्या किया, अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के लिए क्या किया, खर्चा किया। ओके, अगर मैं इन सब के लिए कुछ खर्चा करता हूँ तो 80DDB के अंदर क्या है, इसका इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब जो खर्चा किया है इंश्योरेंस के रूप में, सॉरी जो मैंने खर्चा किया है उस मेडिकल एक्सपेंसेस का मुझे क्या होगा यहाँ पे डिडक्शन, कितना, ओनली 40,000। लेकिन अगर कोई मेरे पेरेंट्स हैं, कोई भाई है, कोई बहन जो सीनियर सिटीजन में, अगर उसके लिए एक्सपेंडिचर किया तब तो 1 लाख रुपीज का मुझे क्या मिल सकता है, मेडिकल ओके ट्रीटमेंट पे जो मैंने एक्सपेंडिचर किया उसका डिडक्शन मिल सकता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से। क्लियर हो गया? तो कुछ चीजें फिर से रिपीट कर दूं। एटीसी में जहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें अलाउड एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है, जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस वो है। एटीयू में जहाँ पे एसएससी खुद हैंडीकैप है उसके लिए डिडक्शंस है। 80DD में क्या है, जहाँ पे एसएससी का कोई रिलेटिव हैंडीकैप डिपेंडेंट है उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर हमने कुछ भी खर्चा किया या फिर उसके नाम पे LIC या फिर कुछ यूनिप्लेट या यूटीआई ये सब इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 80DD में क्या डिडक्शन अलाउड है। उसके बाद है ओके अंडर सेक्शन 80DD के अंदर, सेक्शन 80DD के अंदर अगर हम कुछ है तो इसमें अंदर क्या है कि मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सम स्पेसिफाइड डिसीज, कोई स्पेसिफाइड डिसीज है, बड़ी बीमारी है, अगर इस पर कुछ खर्चा कर रहे हैं, हम जितना भी खर्चा करेंगे उसका मेडिकल ओके सॉरी उसका हमको डिडक्शन अलाउड है। अगर खुद पे खर्चा किया तो ओके खुद पे, स्पाउस पे, चिल्ड्रन पे जो 60 एज बिलो है उसके लिए खर्चा कर रहे थे कितना 40,000 तक का डिडक्शन अलाउड है हमें। अगर कोई हमारा डिपेंडेंट ओके हैंडीकैप एसएससी ओके सॉरी एसएससी के ऊपर कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जो सीनियर सिटीजन पे तो 1 लाख रुपीज तक का क्या कर सकते हैं हम लोग को डिडक्शन अलाउड है। सिंपल है, एक क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे तो हमको क्या होगा, वहां पे हर चीजें क्लियरली मेंशन रहेगी। 80DD भी आप समझ गए। अब है 80E, ये क्या है, 80E में इंटरेस्ट ऑन ओके एजुकेशनल लोन। 80E में क्या है, सेक्शन 80E ओके सेक्शन 80E क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। अगर हमने कोई हायर स्टडीज के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है, अगर उस एजुकेशन लोन के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट भरते हैं तो इंटरेस्ट जो भी हम पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन क्या है यहाँ पे अलाउड है हमें। समझ में आ गया? ये हम लोग कितना 8 असेसमेंट ईयर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी इंटरेस्ट पे किया और पूरा इंटरेस्ट अलाउड है, डिडक्शन है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल ओके किसके लिए एप्लीकेबल, केवल इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए भी नहीं, ना कोई कंपनीज के लिए। यहाँ पे इंडिविजुअल क्या कर रहा है, सेल्फ या अपने बच्चे या स्पाउस इन सब के लिए क्या कर सकता है, खर्चा कर सकता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा, नेचर ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन टेकन फॉर ओके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन फॉर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव स्पाउस चिल्ड्रन ओके ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब अपने बच्चे के लिए, वाइफ के लिए या फिर खुद के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। नोट स्टूडेंट होम इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन इज ऑल्सो एलिजिबल, मतलब कोई स्टूडेंट उसका कोई लीगल गार्जियन है, जरूरी नहीं माँ बाप ही हो। आजकल कोई कुछ ग्रैंडफादर ओके ग्रैंड मदर के साथ में कुछ रहते हैं, या फिर कोई रिलेटिव से जहाँ पे पार्टीशन हो गया, या फिर मॉम डैड जिंदा नहीं है तो वहाँ पे मामा मामी ओके मैटरनल अंकल मैटरनल आंटीज के पास रहते हैं, या फिर अदर कोई रिलेटिव है उसके पास रहते हैं और उसका लीगल गार्जियन है। समझ में आ गया? तो उसके लिए भी डिडक्शन अलाउड है कि उसने अपने भांजे के लिए, भतीजे के लिए, नीस के लिए, नेफ्यूज के लिए ओके इन सब लोगों के लिए अगर लोन लिया तो भी अलाउड है डिडक्शन इंटरेस्ट पे कर रहे हो।
notified or approved institution, okay, Cadila Finance Service, okay, Credila Financial सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड ओके इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, ऐसे कई हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, प्रिंसिपल रीपेमेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, केवल इंटरेस्ट होगा। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं तो अलाउ, जैसे ईएमआई भर रहे हैं, एवरी मंथ हम 20,000 रुपया ईएमआई दे रहे, जो लोन लिया था एजुकेशन, और 20,000 में क्या 14,000 ओके प्रिंसिपल अमाउंट है, 6,000 इंटरेस्ट है, तो जो 6,000 रुपया इंटरेस्ट है वही अलाउड एज ए डिडक्शन होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? एक साल में हमने टोटल 4 लाख का ओके, हम लोगों ने क्या किया, 3 लाख रुपए का हम लोगों ने रीपेमेंट किया, लेकिन 3 लाख में क्या था कि 1,60,000 इंटरेस्ट था, 1,40,000 क्या था प्रिंसिपल था, तो 1,60,000 जो हमने इंटरेस्ट भरा वो अलाउड एज डिडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्हाट ओके एनी लिमिटेशन, कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे। हमने जितना एक्सपेंडिचर किया है, जितना इंटरेस्ट भरा, पूरा का पूरा अलाउड एज ओके। इधर हायर एजुकेशन आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए, लोन आपने किसी अप्रूव्ड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है ओके, इनकम टैक्स उसको अप्रूव करना चाहिए। उसके बाद है पीरियड ओके, हम लोग मैक्सिमम 8 इयर्स तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका असेसमेंट दे सकते हैं, 8 इयर्स तक इंटरेस्ट का, उसके बाद नहीं अलाउड है ओके। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द स्पेसिफाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EE ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर स्पेसिफाइड हाउस प्रॉपर्टी। कोई स्पेसिफाइड हाउस प्रॉपर्टी है जिसका कीमत 50 लाख से कम है और अप टू द 50 लाख से okay, the house property value of residential house property does not exceed rupees 50 lakhs, जहां पर क्या है 50 लाख से ज्यादा उसका हाउस का प्रॉपर्टी नहीं है ओके, और उसका कोई फर्दर कोई डिडक्शन नहीं लिया गया है ओके, और ये कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया रहेगा। अगर ऐसे कोई घर है, कोई स्पेसिफाइड हाउस प्रॉपर्टी है जिसका डिडक्शन हमने कहीं और नहीं लिया है, इस हाउस प्रॉपर्टी पर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी मेरे सेल्फ पर्पस के लिए राइट, वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ पर्पस ऑफ द इंडिविजुअल असेसिस के लिए रहना चाहिए, कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है, डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई लेट आउट नहीं होनी चाहिए, कोई बिजनेस प्रॉपर्टी की नहीं। अगर वैसा लिया है तो केवल इंडिविजुअल्स के लिए अप्लीकेबल है। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द एसएससी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसमें रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, केवल क्या एक्विजिशन के लिए, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन होना चाहिए। उस पर जो हम इंटरेस्ट भरेंगे वो इंटरेस्ट अलाउड एज अ डिडक्शन है। अब इसमें मैक्सिमम कितना, 50,000 तक का डिडक्शन अलाउड है। मैक्सिमम कितना, रुपीज 50 लाख, 50,000 मैक्सिमम रुपीज 50,000 तक का ओके डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80EE के अंडर, अंडर सेक्शन 80EE के अंडर में ओके ओके। पीरियड का जो लोन सैंक्शन पीरियड है वो 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एचपी वैल्यू, वो हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर अलाउड एज अ डिडक्शन है ओके। अब कोई ऐसा है कि कोई विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल ओके 2020 से स्टार्ट होता है। अगर कोई स्पेसिफाइड है तो 80EE के अंदर भी दिया गया सेम इंटरेस्ट ऑन द लोन सम स्पेसिफाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये तो क्या था, जहां पे क्या हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख रुपीज का उसका कीमत इंक्रीज नहीं हो रहा, और ये क्या है 45 लाख तक है। ऐसा कोई हाउस प्रॉपर्टी जहां पे हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना 45 लाख रुपीज तक है, तो वहां पर ओके ओके। और यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन कितना दिया गया है, रुपीज 1,50,000।
80EE में डिडक्शन कितना दिया गया, 1,50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया गया। केवल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता रहेगा 80C में डिडक्शन दिया जाता है। और ऐसी प्रॉपर्टी का अंडर सेक्शन 24B में भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं होना चाहिए फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई इंडिविजुअल ने कोई घर खरीदा, उसके लिए लोन लिया किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है जहां पे घर की कीमत 50 लाख रुपीज से क्या हो रही है, 50 लाख क्रॉस नहीं हो रहा, ओके। ऐसे घर पे अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जितना भी पे किया है तो अलाउड द डिडक्शन है मैक्सिमम अप टू ₹50,000। और कोई 80EE में यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द सम स्पेसिफाइड, ओके, हाउस प्रॉपर्टी। तो 80EE में जहां पे घर का वैल्यू, ओके, द HP वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹45 लाख तो वहां पर डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, ₹1,50,000 तक का डिडक्शन दिया गया है। इसमें क्या लिखा है, इंडिविजुअल असेसी इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। डिडक्शन शैल बी अलाउड, ओके, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द ईयर बिगिनिंग फॉर द 1 अप्रैल 2020 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पर क्या होगा, ये तो जो पहला लोन था एक अभी तो 16-17 का लोन होना चाहिए, राइट, 16 से 18। लेकिन अगर 2020 के बाद का लोन लेता है तो उसे कितना, अगर 45 लाख तक, 1.5 लाख तक का मैक्सिमम एग्जेम्पशन ले सकता है इंटरेस्ट पे करने पे, ओके। उसके बाद है डिडक्शन टूवर्ड द व्हाट, ओके, अंडर सेक्शन 80EEB, अंडर सेक्शन 80EEB। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर हमने लोन लिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने के लिए, वो अलाउड एज अ डिडक्शन है, अंडर सेक्शन 80EEB के अंदर डिडक्शन दिया गया। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि हमने 1 अप्रैल 2020 के बाद लोन लिया है। 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर हमने कोई लोन लिया, किसके लिए लिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज करने के लिए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भरेंगे वो अलाउड एज अ डिडक्शन है। कितना, मैक्सिमम ₹1,50,000, मैक्सिमम ₹1,50,000 तक का इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड है, ओके। एक है मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है, किसी भी इंडिविजुअल असेसी के लिए है, ओके। ये सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में अगर उसने कोई लोन लिया है, ओके, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा, लेकिन वो लोन किसके लिए लिया, फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, तो 1,50,000 तक का इंटरेस्ट पेबल अलाउड है डिडक्शन। यहाँ पे अच्छा, अगर लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट जो बोल रहे अलाउड एज ए डिडक्शन है, उसके वजह से हमारा इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए फेब और मार्च मंथ में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चलते हैं, जनवरी से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है। लोग अपने लोन, अपने टैक्सेबल अमाउंट को असेस करते हैं, और टैक्सेबल अमाउंट को कम करने के लिए कि हमारा टैक्स कम जाए, उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपना ट्रांजेक्शन ज्यादा दिखाते हैं और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के अंदर में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में कई डिडक्शन लोग लेते हैं। अब एलिजिबल डिडक्शन कितना है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन टेकन बाय द असेसी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB इज अलाउड, ओके, रुपीज अप टू ₹1,50,000, okay, the deduction shall not exceed ₹1,50,000. Condition for deduction, the loan has been sanctioned by the financial institution during the period 1st April 2019 to 31st March of 2023। मतलब हमने क्या 2019 से लेकर 2023 के बीच में लोन, उसके पहले का लोन नहीं होना चाहिए। उसके पहले का लोन है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसमें इतनी नहीं थी, ओके, अगर वो लोन लिया भी रहेगा तो अलाउड एज डिडक्शन नहीं रहेगा उसका इंटरेस्ट। समझ में आ गया, नो डबल डिडक्शन। 80EEB में उसका डिडक्शन नहीं होना चाहिए कि हमने 80EEB में उसका डिडक्शन और कहीं लिया हो, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी बैंकिंग सेक्टर्स हो सकते हैं जहां से हमने इस लोन को लिया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ओके, ओके, पावर्ड इलेक्ट्रिक, ओके, सॉरी, एक्सक्लूसिवली फॉर द इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ओके, एनर्जी सप्लाई एक्सक्लूसिवली, ओके, मतलब कोई भी क्या होना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही होना चाहिए जहाँ पे बैटरी सिस्टम, बैटरी चार्ज की जा सके इलेक्ट्रिकल से। समझ में आ गया, अगर हम पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, कोई भी अदर व्हीकल्स लेते तो जो अदर देन द व्हाट इलेक्ट्रिकल सिस्टम से नहीं है तो उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। उसके बाद रेंट पेड बट नो HRA अंडर सेक्शन 80GG,
ओके अंडर सेक्शन 80 जीजी। ओके डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी किसको मिलता है? ओके इंडिविजुअल को। ओके ये क्या? रेंट पेड बट नो एचआरए। रेंट पेड बट नो एचआरए। जहां पे इंडिविजुअल क्या हो रहा है? वो रेंट पे कर रहा है, वो रेंट पे रहता है और वो रेंट क्या कर रहा है? ओके अपने हाउसिंग के लिए क्या कर रहा है? वो रेसिडेंशियल के लिए वो क्या कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहां पे उसको एचआरए नहीं मिलता है, हाउस रेंट अलावेंस उसको नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या है कि जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो उसमें क्या है कि अगर उसे जो भी मिल रहा है उसके लिए 3 कंडीशन दिए गए। क्या दिए गए हैं? 3 कंडीशंस दिए गए। पहला क्या है? 10% पेड, रेंट पेड लेस देन 10 ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है उसके 10% से लेस अगर उसने ओके रेंट पेड है ऑफ टोटल इनकम। ओके 10% से कम कितना उसने क्या किया है? ओके रेंट पेड किया है। ओके जो भी रेंट है अगर 10% से ज्यादा पे किया है तो अमाउंट कितना पे किया है? ओके ₹5,000 पर मंथ, ₹5,000 पर मंथ तो कितना रुपीज पे कर रहा है? 5,000 रुपीज पर मंथ। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड मतलब 60,000 और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो अलाउड एज अ व्हाट? डिडक्शन है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज अ व्हाट? डिडक्शन। मतलब लेस देन अगर रेंट पेड ओके लेस 10% ऑफ द व्हाट? एडजस्टेबल इनकम। हमारा जो एडजस्टेबल इनकम उसका 10% से कितना ज्यादा हमने रेंट पे किया? 5,000 पर मंथ मैक्सिमम और द टोटल 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल। हमारा जो टोटल एडजस्टेड इनकम है उसका 25% 5,000 पर मंथ। अगर 12 मंथ पूरा उसने रहा है तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 60,000 लेस ओके लेस 10% लेस रेंट पेड ओके ऑफ द व्हाट? टोटल एडजस्टेड इनकम। इन तीनों में से जो लिस्ट रहेगा वो अलाउड एज अ व्हाट? डिडक्शन है। इसमें समझ में आ गया? ये तीनों में है। नो एचआरए शुड बी पेड इन रिसिप्ट ऑफ द एचआरए। मतलब जो इंडिविजुअल है उसे कोई एचआरए नहीं मिलता। अगर उसको एचआरए मिलता है तो यहाँ पे अलाउड एज अ डिडक्शन नहीं रहेगा 80GG में। क्लियर हो गया? उसके अलावा इनकम बेस्ड डिडक्शन बेस्ड ऑन द इनकम तो हमने बहुत सारे डिडक्शन देखे हैं कि क्या होता है कि जो भी डिडक्शन प्रॉपरली हमको दिया गया है। उसके बाद रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द पेटेंट। अगर कोई रॉयल्टी इनकम से तो अंडर सेक्शन 80 RRB, सेक्शन 80 RRB ये क्या? रॉयल्टीज ऑन पेटेंट, रॉयल्टीज ऑन पेमेंट, रॉयल्टीज इनकम ऑन द पेमेंट। अब इसमें क्या है? रेसिडेंशियल इंडिविजुअल बीइंग द ओके पेटेंटी इन द रिसिप्ट ऑफ द इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द पेमेंट इंक्लूड द रॉयल्टी। अगर आपने जो रॉयल्टी मिला वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स। अगर हमने अपना राइट्स दिया है, कुछ राइट्स दिया है पेटेंट यूज करने के लिए, उसके लिए रॉयल्टी आ रहा है, जो भी रॉयल्टी इनकम रहेगा वो अलाउड एज अ डिडक्शन माना जाएगा। समझ में आ गया? अमाउंट ऑफ डिडक्शन ₹3 लाख द होल ऑफ सच इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। मतलब इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? ₹3 लाख मैक्सिमम। और द रॉयल्टीज ओके रिसीव्ड ऑन द व्हाट? पेटेंट। रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड ऑन द पेमेंट और ₹3 लाख विच एवर इज मैक्सिमम। आपको जो ग्रॉस टोटल इनकम है उस ग्रॉस टोटल इनकम में रॉयल्टी इंक्लूड होना चाहिए। अगर रॉयल्टी इंक्लूड है तो रॉयल्टी क्या हो जाएगा? अलाउड एज अ डिडक्शन है आपको। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 80 TTA। अंडर सेक्शन 80 TTA इसके अंदर क्या? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर हम अपने बैंक में सेविंग अकाउंट रखते हैं
ओके, और सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट हमारे इनकम में इंक्लूड होता है, बराबर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अलाउड एज ए डिडक्शन नहीं है, तो उसको क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर सेक्शन 80 TTA में डिडक्शन अलाउड होगा। देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल और हाउस फॉर सीनियर सिटीजन सेक्शन 80 TT शैल अप्लाई। अब इसमें नेचर ऑफ इनकम क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट नॉट बीइंग द टाइम डिपॉजिट, टाइम मतलब रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, केवल सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है जो बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस, ओके, बैंक अंडर सेक्शन 1988, डिडक्शन कितना ₹10,000 और एक्चुअल इनकम रिसीव्ड ₹10,000। और आपको यहां तक भी पता रहेगा कि 10,000 तो कोई टीडीएस बैंक डिडक्ट नहीं करता। अगर 10,000 के ऊपर का अगर इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिलता है ईयरली, तो क्या होता है, बैंक क्या करता है, उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है। तो 10,000 तक वैसे भी नहीं, अगर 10,000 मिला तो उसको क्या एज अ व्हाट, ओके, एग्जाम कर दोगे, या फिर अंडर सेक्शन 80 TTE में क्या कर सकते हैं हम लोग उसको अलाउड, ओके, और एज अ डिडक्शन अलाउड कर देंगे, मतलब जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्स फ्री हो गया हमारा। तो ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लिखते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट, वो टैक्सेबल इनकम, लेकिन उसी का अंडर सेक्शन TTA में क्या हो जाता है, डिडक्शन अलाउड है। समझ में आ गया। तो डिपॉजिट हेल्ड बाय फर्म AOE BOI, ओके, ऑन द नेम, तो शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन TTA। क्लियर हो गया। उसके बाद है डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसे 50,000 तक का इंटरेस्ट इनकम क्या है, माफ है, अंडर सेक्शन TTB। TTA तो किसके लिए होगा, किसके लिए भी हो गया, कोई भी इंडिविजुअल है जो यंग है, वो के लेस देन 60 ईयर्स का, 18 to 59 एज का है, 18 ईयर्स टू 59 एज का है। अगर ऐसा कोई आदमी इंटरेस्ट कमा रहा है सेविंग अकाउंट पे, उसे कितना, ओके, मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक क्या है, ओके, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80 TTA। और लेकिन कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या, अंडर सेक्शन 80, ओके, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, नीचे ज्यादा जगह नहीं, अंडर सेक्शन 80 TTB। एक इसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं, ओके, ऑन द डिपॉजिट विद द बैंक, उस पे जो मिलेगा मैक्सिमम 50,000 तक का अलाउड है, ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मैक्सिमम कितना, ₹50,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड किया गया। ये भी बहुत अच्छी बात है, ओके। इसके अलावा डोनेशन, अप्रूव्ड फंड एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस, ओके, संस्था को, जो इंस्टीट्यूशन को अप्रूव किया है, उस इंस्टीट्यूशन को अगर हम डोनेशन देते हैं तो सेक्शन 80G, सेक्शन 80G के अंदर उसको डोनेशन अगर हम पढ़ते हैं कि पे करते हैं तो डोनेशन क्या अलाउड एज अ डिडक्शन है, ओके। और डिडक्शन कितना होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, और 2,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। वो डोनेशन अलाउड नहीं, लेकिन नेशनल डिफेंस फंड को हम देते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स को देते हैं, तो जितना अमाउंट हम देते हैं वो 100% अमाउंट क्या है, अलाउड एज अ डिडक्शन। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी से या फिर अदर कहीं देते हैं तो कितना है, वो इनकम अलाउड नहीं है, वो कम अलाउड है। जैसे नो सीलिंग लिमिट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ डोनेशन 100%, 50% डिडक्शन विथ नो सीलिंग लिमिट, ओके। कोई क्वालिफाइड अमाउंट है तो 100%, कोई एडजस्टेड अमाउंट है 50%। अच्छा, कोई डोनेशन 2,000 के ऊपर का देंगे तो अलाउड एज ए डिडक्शन नहीं, लेकिन क्या है कि 100% डिडक्शन अलाउड है जहां पर क्या है, नो सीलिंग लिमिट फॉर डोनेशंस है, जैसे नेशनल डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर, ओके। ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो वहां पर क्या हो गया, ओके, स्वच्छ भारत है, क्लीन गंगा फंड है, श्री राम, ओके, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, ओके, इन सब के लिए भी डिडक्शन है, तो वहां पर भी क्या हो गया, हमें डिडक्शन अलाउड किया गया है। तो हमने डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम पे इतने सारे सेक्शन के डिडक्शंस देखे। ये क्या है, ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में डिडक्शंस दिए गए। ये सारे डिडक्शन एज अ अलाउड एक्सपेंडिचर है अंडर सेक्शन, ओके, 80s के। और बेटी के सेक्शन 80s में क्या, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे डिडक्शन अलाउड किया गया है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम से इन डिडक्शन को माइनस करने के तो हमारे पास लिस्ट
टैक्सेबल इनकम आएगा जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना रहता। विद द व्हाट सम एग्जम्पशंस आर अलाउड देयर कि अप टू दैट अमाउंट तक देयर इज अ नो टैक्स लिमिट, से ₹2,50,000 2,50,000 तक हमें कोई टैक्स नहीं भरना है। अप टू 5 लाख तक के अंदर में जिसका इनकम है 2,50,000 क्रॉस कर रहा है लेकिन 5 लाख के अंडर में है तो उनको क्या किया गया, उनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंडर में उसको रिबेट से दिया गया कि आपको यहाँ तक रिबेट दिया जाता है, आपको इसके आगे टैक्स नहीं पे करना। समझ में आ गया। लेकिन 5 लाख जो रुपीज 5 लाख क्रॉस कर रहे हैं उनको अंडर सेक्शन 87A में रिबेट नहीं दिया गया, जो 12,500 रुपए तक का रिबेट क्लेम है जिसका इनकम ग्रुप क्या है 2,50,000 मोर देन 2,50,000 बट लेस देन ₹5 लाख। ओके, और अप टू द ₹5 लाख। तो एक बार हम फिर से पूरे डिडक्शंस के ऊपर व्यू देते हैं। आप 1 मिनट इनको देखिए, फिर मैं एक बार फिर से इनको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज होगा। ओके, इसके बारे में जरा एक बार आप ध्यान से देखिए इन सबको। ओके एवरीवन, फिर से एक बार देख लीजिए कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में बताया था, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 के सेक्शन 80 इसके अंदर क्या दिया गया, मैक्सिमम डिडक्शंस अलाउ किए गए जो हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम हमारा क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सबको ऐड अप कर लिया। फिर इसमें क्या ऐड होगा, ऐड क्लबिंग ऑफ द इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम से आ रहे हैं जो अदर के पर्सन हमारे एसएससी के अकाउंट्स में ऐड अप होंगे, चाहे स्पाउस के हो, चाहे माइनर चिल्ड्रन के हो, या फिर किसी ब्रदर्स का हो। सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 64 में सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 क्लॉज 4 क्लॉज 6 क्लॉज 7 राइट, या फिर क्लॉज सेक्शन 64 1A
1 वीक, राइट, इनके बारे में दिया गया था। तो सारे इनकम क्लबिंग हो जाएंगे, लेस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, ओके, ऑफ द रिस्पेक्टिव हेड्स, ओके, वो आ जाएंगे सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 74 तक, ओके, जो 74, ओके, सब सेक्शन 1 तक दिया गया था। तो सारे हम लोग सेट ऑफ क्या करने हैं, कैरी फॉरवर्ड, इन सबको जब टोटल करेंगे तो टोटल करने का जो हमारे टोटल इनकम आएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं चार्ज करती गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, इसके अलावा भी आपको कुछ डिडक्शन हम लोग अलाउड करते हैं अंडर चैप्टर 6 से। अगर आपने उस क्राइटेरिया में फिट बैठते तो उसमें जो अलाउबल डिडक्शंस है आपको ग्रॉस टोटल इनकम से एडजस्ट करा सकते हैं। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका आएगा नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम जो आएगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हमें क्या, एटीटीटीबी, सॉरी पहले बात करते हैं एटीसी। एटीसी देखा हमने, 80CCC, एटीसीसीडी, जहाँ पे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, डिफर्ड एन्युइटी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। फिर कम्यूटेड डिफर्ड एन्युइटीज है, राइट, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, यूटीआई है, म्यूचुअल फंड्स है, राइट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड है, ओके। हम लोग डिपॉजिट विद द बैंक्स में रखते हैं, लोन ले रहे हायर एजुकेशन, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं वो हो गया। अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है उसका अमाउंट रीपे कर रहे हैं, ये सब क्या एज ए डिडक्शन एटीसी में अलाउड किया गया कि आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अलाउड इज अ व्हाट, डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C में। तो 87 और 80CCC, 80CCD, जहाँ पे क्या हो रहा है, पेंशनर, ओके, स्कीम है, पेंशन स्कीम का, अगर इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ₹1,50,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है। हम मैक्सिमम कितना, ₹1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद हमने सेक्शन 80D देखा। सेक्शन 80D किसके बारे में डील करता है, सेक्शन डील करता है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। मेडिकल इंश्योरेंस जहाँ पे इंडिविजुअल सेल्फ और इस स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता है। अगर कोई भी असेसी मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रंस के लिए ले रहा है तो मैक्सिमम 25,000 तक को इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स जो डिपेंडेंट हैंडीकैप, सॉरी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, और वो क्या सीनियर सिटीजन है, मतलब क्या 50,000 रुपीज तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप है, मेडिकल चेकअप, राइट, ओके। तो मेडिकल, ओके, चेकअप में हम लोग क्या कर सकते हैं, रूटीन चेकअप में कि 5,000 तक का एक्स्ट्रा हमें क्या मिल सकता है, मेडिकल। तो 25,000 है प्लस 5,000 का जाएगा रूटीन चेकअप पर भी हमें डिडक्शन मिल सकता है 80D। लेकिन 80D में जो हम पेमेंट करेंगे वो पेमेंट अदर देन द कैश और काइंड्स में होना चाहिए, समझ में आ गया। अदर देन कैश एनी काइंड चलेगा लेकिन कैश काइंड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमने देखा सेक्शन 80U। 80U में क्या है, 80U में जो असेसी और सेल्फ हैंडीकैप्ड है, असेसी क्या है, सेल्फ हैंडीकैप्ड है, क्लियर हो गया। असेसी खुद हैंडीकैप्ड है, अगर हैंडीकैप्ड खुद है तो गवर्नमेंट उसे क्या बोलती है, आपको जनरली 75,000 एज अलाउड एज अ डिडक्शन है, समझ में आ गया। आप मेडिकल पे खर्चा करते हो कि नहीं खर्चा, उससे कुछ लेना नहीं। अगर आप हैंडीकैप्ड हो और आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप वो हैंडीकैप्ड हो, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो ₹75,000 के डिडक्शन के, क्लियर हो गया। लेकिन अगर वही असेसी सीवियर हैंडीकैप्ड है, सीवियर मतलब 80% से ज्यादा, 80% या 80% से ज्यादा हैंडीकैप्ड है, तो उसे क्या हो जाएगा, ओके, उसे उसके पास उसका सर्टिफिकेट, उसे तो फिर 75,000 की जगह पर उससे क्या होगा, ओके, 1,25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है, क्लियर हो गया। अगर 80U में असेसी खुद हैंडीकैप्ड है तो उसे कितना, ओके, उसे 75,000 तक का डिडक्शन अलाउड है, क्लियर हो गया। अगर सीवियर हैंडीकैप्ड है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन अलाउड है। उसके अलावा 80DD, 80DD किसके साथ में डील करता है, 80DD बताता है जहां पे असेसी हैंडीकैप नहीं, असेसी का कोई रिलेटिव उसके ऊपर डिपेंडेंट हैंडीकैप है।
जहाँ पर एससीसी क्या है, ओके, खुद हैंडीकैप नहीं, उसके ऊपर डिपेंडेंट कोई उसका रिलेटिव हैंडीकैप का, रिलेटिव में स्पाउस हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड कोई ना कोई तो रहेगा ही, राइट। अगर हम उनके मेडिकल्स पे कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं एवरी ईयर, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्चा करते हो उससे लेना देना नहीं, लेकिन आप अगर कुछ भी उनके ऊपर खर्चा करते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर वो जनरली हैंडीकैप्ड है थोड़े बहुत, ओके, तो 75,000 तक का जनरली कोई भी हैंडीकैप्ड रहेगा तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप उसके लिए कुछ खर्चा करते हो, या फिर उसके नाम पे LIC ये सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, UTI इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में उसके नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके बाद, ओके, अगर आपको कुछ हो गया तो उसके हैंडीकैप को क्या हो, कहीं ना कहीं सहारा मिल सके, उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करके जाना चाहते हो, तो वो भी अलाउड एज ए डिडक्शन। फिर आपको कितना, अगर वो नॉर्मल जनरली हैंडीकैप्ड है तो 75,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80DD में। लेकिन अगर वो सीवियर हैंडीकैप्ड है तो आपको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ATE में क्या, इंटरेस्ट ऑन द एजुकेशनल लोन, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, ओके, आपके चिल्ड्रंस के लिए, ओके, तो क्या होगा, आपने जो एजुकेशन हायर एजुकेशन लोन लिया है उसके ऊपर आप जितना भी इंटरेस्ट भरते हो ईयरली, वो पूरा का पूरा अलाउड एज अ व्हाट, डिडक्शन से, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड एज ए डिडक्शन। आप जितना इंटरेस्ट भरते हो पूरा इंटरेस्ट अलाउड है अप टू 8 ईयर्स के लिए, ओके, 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक आप डिडक्शन ले सकते हो, उसके बाद अलाउड एज अ डिडक्शन नहीं है उनके ऊपर। क्लियर हो गया। उसके बाद 80EE तो देख लिया, इंटरेस्ट ऑन हायर। उसके बाद 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर स्पेसिफाइड हाउस प्रॉपर्टी वेयर द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज लेस देन ₹50 लाख। और ये लोन कभी लिया रहना चाहिए हम लोग, ओके, ईयर 2016-17, ईयर 2016-17 के बीच में लोन लिया है जहां पे हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से कम है, तो हम लोग मैक्सिमम 50,000 तक का इंटरेस्ट एवरी ईयर क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना, ओके, 50,000 तक का इंटरेस्ट लोन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE। उसके बाद सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EE, इसके अंदर जो भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी वेयर द हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹45 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना, ₹45 लाख तक है। अगर 45 लाख तक हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू है, हम लोग मैक्सिमम कितना, 1,50,000 तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, सॉरी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, ₹1,50,000। लेकिन ये लोन 1 अप्रैल 1999 से लेकर 31 मार्च 2023 थी। मतलब 1999 से लेकर 2003 के बीच का, सॉरी 2023 के बीच का लोन होना चाहिए। अगर उस पीरियड में लोन लिया और हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 45 लाख तक है, तो आप सेक्शन 80EE के अंदर क्या कर सकते हो, 1,50,000 तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 80EEB, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर हमने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया, राइट, लोन कभी लेना चाहिए, प्रीवियस ईयर, समझ में आ गया, 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए, ओके। अगर हमने इसी पीरियड में लोन लिया है लेटेस्ट, ओके, पिछले साल 2 साल में, तो हमें अलाउड एज ए डिडक्शन है मैक्सिमम ₹1,50,000 तक का। आप कितना बड़ा व्हीकल ले रहे हो क्या पता नहीं, आप इंटरेस्ट जो भर रहे हो, इंटरेस्ट मैक्सिमम इंटरेस्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कितना, 1,50,000 तक का ले सकते हैं। लेकिन लोन 2019 के पहले का नहीं, 2019 के बाद पे होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अगर आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट कितना, 1,50,000 तक का आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80EEB के अंदर। उसके बाद सेक्शन 80GG, रेंट पेड, ओके, बट नो HRA। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको कहीं पर भी अगर ऑफिशियली कर रहा है, उसको सैलरी जो मिल रही, लेकिन उसमें उसको HRA नहीं मिलता, हाउस रेंट अलाउंस अगर कंपनी नहीं पे करती, तो सेक्शन 80GG के अंदर वो HRA को, ओके, रेंट पेड जो कर रहा है उसके लिए डिडक्शन अलाउड है। लेकिन डिडक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60,000 तक, बराबर। तो वहां पर क्या है, 10% लेस रेंट पेड, ओके, आउट ऑफ द व्हाट, ओके, टोटल, ओके, 10% ऑफ द टोटल, ओके, इनकम। तो जो टोटल एडजस्टेबल इनकम उसका 10% निकाल दो, और जो रेंट पेड किया है उसको माइनस कर दो, तो रेंट पेड माइनस 10%, मतलब 10% के एबव जो भी रेंट पे किया है वो अमाउंट आ जाएगा। सपोज मैंने टोटल जो रेंट पे किया, मैंने टोटल साल मंथली में 20,000 रुपए रेंट पे करता हूँ, साल का 2,40,000 भर, और जो मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो कितना आया, 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 1 लाख से ज्यादा कितना रेंट पे किया मैंने, 1,40,000।
2,40,000 टोटल पे किया, 10% ऑफ द टोटल एडजस्टेबल इनकम कितना है, 10% ऑफ 10 लाख कितना है 1 लाख, तो 1,40,000 माइनस 1 लाख कितना, सॉरी 2,40,000 माइनस 1 लाख, तो 1,40,000 मैंने एक्सेस पेमेंट किया, आ गया 5,000 पर मंथ, मतलब 12 मंथ का कितना हो गया, 12 मंथ का हमारा हो गया 60,000। फिर क्या 25% ऑफ एडजस्टेड आईटी, ओके मतलब टीआई मतलब टैक्सेबल इनकम, एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम, तो 25% ऑफ ओके एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम हमारा कितना आया 10 लाख, तो 10 लाख तो 25% 2,50,000, तो 2,50,000 10% एक्सेस जो रेंट पे किया 1,40,000, मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 पर मंथ, साल का कितना हो गया 60,000, तो तीनों में से लिस्ट क्या है 60,000, तो 60,000 हम लोग 80GG अंडर सेक्शन 80GG में क्लेम कर सकते हो। उसके बाद है 80 RRB, सेक्शन 80 RRB, वो क्या है रॉयल्टीज ऑन द पेटेंट, रॉयल्टीज ऑन द पेटेंट हमें प्रीवियस ईयर में होना चाहिए कि हमने पेटेंट अपना क्या किया, लेट आउट किया किसी को यूज करने के लिए, और उस पे उस पेटेंट्स के ऊपर हमें क्या मिल रहा है रॉयल्टी, और रॉयल्टी क्या हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम उसमें इंक्लूड है, तभी तो रिडक्शन मिल रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड है, तो सेक्शन 80 RRB ये क्या बोलता है कि अगर रॉयल्टीज आपके ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड है तो उसे आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन एज अलाउड कर सकते हो। मैक्सिमम रॉयल्टीज जो मिल रहा है उसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है, ₹3 लाख, ₹3 लाख क्या है मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है रॉयल्टीज का। क्लियर हो गया। तो जो हम लोगों ने कोई पेटेंट हम लोगों ने क्या किया, ओके रेंटल बेसिस पे दिया, उसके ऊपर हमें रॉयल्टीज मिल रहा है, तो रॉयल्टी कितना मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉयल्टीज मिला कितना 60,000 मिला, 60,000 और 3 लाख विच एवर इज लोअर, कितना 60, तो 60 पूरा लो। अब मुझे कितना मिला 6 लाख मिला, 6 लाख और 3 लाख विच एवर इज लोअर, कितना 3 लाख, तो 6 लाख मेरे ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड है, लेकिन अंडर सेक्शन 80 RRB के अंदर मुझे क्या होगा 3 लाख रुपीज एज ए डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। उसके बाद 80 TTA इंटरेस्ट ऑन ओके सेविंग अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट पे अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो मैक्सिमम 10,000 तक का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, और डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन ओके 80 TTA के अंदर। उसके अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट फॉर द विद बैंक फॉर द सीनियर सिटीजन, अगर कोई सीनियर सिटीजन अगर बैंक के साथ डिपॉजिट रखता है उस पर जो साल का इंटरेस्ट मिलेगा, वो साल का इंटरेस्ट 50,000 रुपीज तक क्या है एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 80 TTB में, ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद है सेक्शन 80G, 80G क्या है डोनेशन के लिए, जहां पे 2,000 रुपीज के ऊपर का डोनेशन क्या है डिडक्शन अलाउड नहीं है, ₹2,000 किसी भी एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को ओके हम लोग क्या कर सकते हैं पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम डिडक्शन कहाँ रहता है 80C, 80D, 80U, 80DDU, 80DDB, 80E, 80EEE, 80EEA ओके या फिर 80EEB, ये सब क्या कॉमन ये डिडक्शंस अलाउड है। आप सभी को ये सब याद होना चाहिए, आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी, आप सब उसी में पढ़िए, और जितने भी डिडक्शंस अलाउड है इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। ओके ये हमारा डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है ओके कंप्लीट हुआ। ओके इसके ऊपर हमने कल भी एक लेक्चर लिया था और आज एक लेक्चर लिया। ओके तो 2 लेक्चर्स में क्या हो गया, इनके बारे में पूरा डिटेल्ड मैंने आपको दिया, उसके ऊपर पूरा रिविजन भी दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग किसके बारे में देखेंगे, हम लोग देखेंगे वहां पे कंप्यूटेशन ऑफ द वर्ड ओके इनकम या फिर असेसमेंट ऑफ द इनकम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फर्म, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड डे, हैव ए गुड डे।